हाय स्टूडेंट, आई एम तरणु। आज स्टूडेंट्स हम लोग फ्लेमिंगो इंग्लिश बुक क्लास 12 के पोइट्री सेक्शन लेसन 3 कीपिंग पोइट पढ़ने जा रहे हैं। इसे पढ़ने से पहले इसको जानना पड़ेगा इसे लिखा किसने है, तो विच हैज़ रिटन बाय पैब्लो नेरूडा। तो थोड़े से पोइट के बारे में जानकारी लेते हैं। पैब्लो नेरूडा का जन्म 1904 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1973 में हुई थी। इनका जो पेन नेम है, पेन नेम किसे कहते हैं, यानी लिटरेचर के क्षेत्र में ये पैब्लो नेरूडा के नाम से प्रसिद्ध हैं। और जबकि इनका जो पेन नेम है, रियल नेम है, वो है नेफ्ताली रिकार्डो रेइस बोसाल्टो। इनका जो जन्म हुआ है वो चिली के एक शहर पैरल में हुआ था। नेरूडा की पोएम की ये खासियत है कि इसे बहुत ही आसानी तरीक़ों से समझा जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ऐसे चित्रों और बिंबों का यूज़ किया जाता है जिसे समझने में बहुत ही आसानी होता है, सरल होता है। सबसे बड़ी इनकी विशेषता यह है कि ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर द लिटरेचर इन द ईयर ऑफ 1977। 1971 में इन्होंने लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ प्राप्त किए। In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings। यानी ये जो कविता है कीपिंग क्वाइट, यहाँ पे पैब्लो नेरूडा ने 3 चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। सबसे पहला इस कविता में बताया गया पीस एंड यूनिटी के वैल्यूज़ को, यानी किस तरह लोगों के जीवन में शांति और एकता महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सेकेंड में इन्होंने जिन चीज़ के बारे में बताया वो है इंट्रोस्पेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स होता है सेल्फ एनालिसिस करना, यानी आत्मनिरीक्षण करना। हम लोग भी जानते हैं कि अपनी भागम दौड़ वाली ज़िंदगी में अपने आप को सही से जान नहीं पाते हैं, तो कवि यहाँ पे इसके बारे में भी वर्णन किए हैं। लास्ट में जो इन्होंने बताया वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरह ह्यूमन बींग्स आपस में एक दूसरे को समझ सकते हैं और अच्छा से रिलेशन को कायम कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ों के इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कीपिंग क्वाइट पोएम में डिस्कस किया है। आगे स्टैंजा में कवि कहते हैं, तो चलिए स्टैंजा देखते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जब वह 12 गिनेंगे तो हम लोग सबको शांत हो जाना चाहिए, निश्चल हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो वर्ड आया है काउंट टू 12, ये रिप्रेजेंट करता है ये 2 चीज़ों को। आप इसे क्लॉक में भी ले सकते हैं, क्योंकि आप जब भी वॉच को देखते हैं, घड़ी को देखते हैं, तो उसमें जो संकेत होते हैं वो 12 तक होते हैं। और सेकेंड में अगर आप देखते हैं कि कैलेंडर को, तो दे आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, तो 12 महीनों को भी दर्शाता है। तो इस तरह 2 चीज़ों को यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। इन कवि यहाँ बोल रहा है कि जब तक हम 12 गिनेंगे आप लोग सबको निश्चल हो जाएं, शांत हो जाएं। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. यहाँ कवि कहते हैं कि हम लोग सब मिलकर आ जाओ और इस वर्ल्ड में हम लोग किसी भी लैंग्वेज से बात नहीं करेंगे। यानी वो बता रहे हैं कि इस अर्थ में, इस वर्ल्ड में हम लोग किसी भी लैंग्वेज हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड में सबके अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, सब अलग अलग भाषा में बात करते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि भाषाएं के जो रूप होते हैं, या तो आप उसको रिटन ले लें, ऑरली ले लें, किसी भी लैंग्वेज यानी सांकेतिक रूप में भी आप बात नहीं कर सकते हैं, ना आप रिटन कर सकते हैं और ना ही मौखिक रूप से बात कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज से हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कवि फिर कहते हैं कि 1 सेकेंड के लिए भी हम लोग बातचीत नहीं करें, सब शांत हो जाएं और अपने जो आर्म्स हैं, भुजाएं हैं, उसको भी हिलाना बंद कर दें। अगेन पोएट कहते हैं, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। यहाँ पोएट कहते हैं इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। एक्सोटिक मीन्स होता है मनमोहक, जिसे आप बोल सकते हैं विलक्षण, यानी अनयूजुअल या इंटरेस्टिंग। ये ऐसा पल हो जाएगा, ये विलक्षण सा हम लोगों के लिए पल हो जाएगा जब हम लोग किसी भी तरह का कोई भी हरकत नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ बताया जा रहा है कि बिना किसी भीड़ भाड़ के, रश मीन्स होता है बिना भीड़ भाड़ के, इंजन्स का जितने भी शोर शराबा आते हैं वो भी बंद हो जाने चाहिए। और जितने भी लोग हैं सब टुगेदर हो जाएंगे, एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे और ये सब मिलकर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, यानी एक अजनबीपन का एहसास होगा। यानी ये अचानक से सडन स्ट्रेंजनेस यानी अजनबीपन में हम लोग बदल जाएंगे। तो यहाँ पे कभी कहना है कि ये जो मोमेंट होगा हम लोग का, वो एक्सोटिक मोमेंट हो जाएगा,
ना तो भीड़ भाड़ होगी, ना कोई इंजन चलेंगे और सब साथ मिलकर एक अजनबीपन के रूप में आ जाएंगे। आगे पोएट कहते हैं, Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hot hands. पोएट कह रहे हैं कि जितने भी फिशरमैन हैं यानी मछुआरे हैं, वे भी व्हेल मछलियों को पकड़ने के लिए नहीं जाएंगे, यानी उनको हानि नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ तक कि वे लोगों के बारे में बोलते हैं जो नमक को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, वो भी इकट्ठा करते हुए कभी भी अपने हाथों पे ध्यान नहीं देते हैं, यानी वो भी रुक जाएंगे और अपने कटे फटे हाथों को जब वो नमक उठाते हैं तो छिल जाते हैं, उसे वो देखेंगे। यहाँ पे कवि का आशय है कि लोग अपने लाइफ में इतने व्यस्त हो चुके हैं, इतने रश में आ गए हैं, इतने कामकाजी हो गए हैं कि उन्हें अपने ऊपर तो ध्यान भी नहीं रहता है। वे लोग अपने कामों पर से किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खुद अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर वे लोग शांत हो जाते हैं तो वे अपने बारे में भी सोचेंगे, अपना आत्मनिरीक्षण भी करेंगे। आगे का स्टैंडा है, Those who prepare green wars war with gas, war with fire, victory with no survivors, would put on the clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. यहाँ पे जो पोएट हैं पैब्लो नेरुदा कहते हैं कि जितने भी तरह के युद्ध होते हैं सबको स्टॉप कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ युद्ध का नाम दिया गया है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो ग्रीन वॉर्स है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड वॉर्स हो रहा है, कुछ जैसे गैसेस वॉर हुआ, बायोलॉजिकल वॉर्स हुआ, देन आपका हुआ केमिकल वॉर्स, ये युद्ध के बारे में यहाँ बातें चल रही है। तो कवि कहते हैं कि इन्वायरमेंट के खिलाफ जो भी युद्ध हो रहे हैं या तो जो पॉइजनस टाइप के गैसों के साथ युद्ध हो रहे हैं या फिर जो फायर वॉर हो रहे हैं, इन सब को रोक देने चाहिए। और इन वॉर में अगर किसी की विक्ट्री भी होती है, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स मीन्स यहाँ अगर किसी की विक्ट्री भी होती है, जीतते भी हैं, तो वो मीनिंगलेस हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि ऐसे युद्ध में कोई जीवित ही नहीं बचता है, कोई इसको सेलिब्रेट करने के लिए जिंदा ही नहीं रहते। तो फिर इस युद्ध का मतलब क्या रह गया? कुछ तो इसका मतलब नहीं है, क्योंकि युद्ध तभी सफल होता है जहाँ पे किसी को नुकसान हो और उसको सेलिब्रेट करने के लिए लोग जीवित हो। तो ऐसे युद्धों में कोई बचता ही नहीं है। यहाँ पे कभी हम लोगों से अर्ज कर रहे हैं कि युद्ध लड़ने के बजाय इसे छोड़ देना चाहिए। इस और छोड़ने के बाद हमें अच्छे मीन्स वाइट ड्रेस, यहाँ बताया जा रहा है कि पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। यहाँ पे क्लीन क्लोथ्स मीन्स होता है अपने कपड़े पहनकर बाहर निकलना चाहिए, और वो भी अपने ब्रदर्स के साथ यानी भाइयों के साथ एक छायादार पेड़ के नीचे सैर पर निकल जाना चाहिए। यानी इन चीज़ों का आनंद लेना चाहिए, ना कि वॉर का आनंद लेना चाहिए। आगे की स्टैंजा है, What I want should not be confused with total inactivity। यहाँ पे कवि कहते हैं कि मैं जो टोटल इनएक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, इनएक्टिविटी मीन्स यहाँ पे हो गई डूइंग नथिंग, यानी कुछ नहीं करना, जो निश्चल रहने की बात हो कवि कह रहे हैं। तो बोलते हैं उससे ये अंदाज़ा नहीं लगाइए कि निश्चलता कहने का मेरा अर्थ है कि अपने आप को पूरी तरह से निष्क्रिय समझ लें, इसकी भूल आप लोग ना करें। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जीवन वही है जिसके बारे में यह होता है, यानी जीवन जीने के लिए ही है, जीवन जीने का ही नाम है। आई वॉन्ट नॉट रॉक विद डेथ। आगे कवि कहते हैं कि मैं डेथ के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहता हूँ। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग। यहाँ पे कवि बता रहे हैं सिंगल माइंडेड का मतलब फोकस्ड ऑन ओनली वन थिंग, यानी एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना। यानी कवि बोलते हैं कि हमारी सोच इतनी संकीर्ण मानसिकता वाली नहीं होना चाहिए, हमें अपने जीवन को एक्टिव बनाना चाहिए, गतिशील बनाना चाहिए, मूविंग रखना चाहिए। और इस बनाए रखने के लिए हमें एक क्षण के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। हमारा यानी मृत्यु के साथ अगर सामना होता है तो हम लोगों को यहाँ पे संकीर्ण सोच नहीं रखना चाहिए, हम लोगों को मूविंग करते रहना चाहिए। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। लेकिन एक पल ऐसा आएगा कि हमें शांत भी हो जाना चाहिए। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि एक क्षण के लिए अगर हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं तो ये एक तरह से हमारे लिए एक पूरा लंबा सा शांति होगा, और ये हमारी जो सैडनेस है इसको बाधित भी नहीं करेगी। जो हम अपने
आप कभी नहीं समझ पाते हैं। शायद हम लोग क्या होते हैं, डेथ की वजह से डर जाते हैं और उसी से हम लोग भयभीत होकर अपने आप को समझने लगते हैं। यानी इस स्टैंजा में कवि कहते हैं कि जो हम टोटल इनएक्टिविटी की बात करते हैं तो उसे आप निश्चलता यानी कीपिंग क्वाइट समझकर इसको एक मौत के रूप में ना लें। अगर यहाँ पे वो बोल रहा है कि मौत एक अलग चीज़ होता है, मौत के साथ मेरा जो यहाँ पे कीपिंग क्वाइट की बात चल रही है, टोटल इनएक्टिविटी की बात चल रही है, उससे कोई रिलेशन नहीं है। हम लोगों को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन इस भागदौड़ की ज़िंदगी में थोड़ा अपने लिए भी समय निकलना चाहिए, थोड़ा सा आराम करना चाहिए, अपने बारे में समझना चाहिए। अगर हम हमेशा काम करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारी लाइफ में आखिर होने वाला क्या है। हम हमेशा आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि मैंने क्या गलत काम किया या मैंने क्या सही काम, उसके बारे में हम लोग कुछ रिजल्ट नहीं निकालते हैं। इसलिए कभी चाहते हैं कि हम लोग को थोड़ा चुप्पी भी साधना चाहिए। चुप्पी का अर्थ यहाँ हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उस समय हम अपने आप का आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। यहाँ पे बोलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भागदौड़ वाली ज़िंदगी में अपने आप को तो समझ नहीं पाते हैं, समझने के लिए असफल भी हो जाते हैं। लास्ट में वो लोग क्या हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और वो भावनाओं में आकर अब मौत के मुंह से अपना क्या करने लगते हैं, वास्ता जोड़ने लगते हैं और अपने आप को वहाँ पे भयभीत समझने लगते हैं, डर जाते हैं मौत के नाम। आगे का स्टैंजा है, Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। यहाँ पे कई बहुत ही अच्छी बात बोलते हैं कि हमें पृथ्वी से यानी अर्थ से शिक्षा लेनी चाहिए। एज व्हेन एवरीथिंग सीम डेड बोलता है, पृथ्वी पर जब सारी चीज़ें मृत नज़र आती है, डेड नज़र आते हैं और बाद में देखते हैं क्या कि साबित हो जाता है कि सब जीवित हैं। यानी यहाँ कहने का अर्थ हो गया कि पृथ्वी हमें क्या सीख देती है। पृथ्वी में भी जो सीजन्स आते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि समर है, विंटर है, रेन है, तो एक ही सीज़न हमेशा नहीं रह जाता है, एक के बाद एक दूसरा सीजन आता है। उसी तरह मनुष्य का भी लाइफ होता है कि आप एक काम करने का थोड़ा सा अपने बारे में सोचें, हर एक चीज़ को लगातार करते ना रहें, उस पर आत्मनिरीक्षण करें, दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन रखें, एकता की भावना रखें, जैसे हमें पृथ्वी सिखाती है। पृथ्वी में देखिएगा कि जब रेनी सीजन आता है, पौधे पर कुछ ओस की बूंदें पड़ती है तो सुबह उठने से लगता है कि शायद ये ऐसे ही रह जाएंगे, कुछ ही मिनट के बाद जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है तो फिर ये ओस की बूंदें गायब हो जाती है। यानी हर एक चीज़ हर पल बदलते रहता है, हमेशा लगातार एक ही काम नहीं करना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने साथ साथ दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए। फिर आगे पोइट कहते हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। फिर लास्ट में वही दोहराते हैं कि मैं फिर 12 तक गिनूंगा और आप सब फिर से शांत हो जाइए और मैं फिर यहाँ से चलता बनूंगा, यानी इस पोएम में पैब्लो नेरुदा यही कहना चाहते हैं कि आज का जो लाइफ है, यानी टुडे का जो लाइफ है, बहुत ही भागदौड़ वाला, यानी हेस्टी और विदाउट डायरेक्शन है हम लोगों का जीवन। इसमें कोई दिशा ही नहीं है। कभी कभी हम लोग इस तरह के काम करने लगते हैं कि जो हमें केवल विनाश की ओर, डिजास्टर की ओर ही ले जाता है। हम लोग इसलिए आज सैड हो गए हैं, इसलिए उदास रहते हैं क्योंकि हमारे लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है। हम लोग लाइफ में क्या कर रहे हैं उसकी हमें समझ ही नहीं है। यहाँ पे पोइट हम लोग से ये भी कहते हैं कि ये जो दुनिया है, हम लोगों को अपने बारे में कभी वेट करके अच्छा से शांत होकर अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में पता लगाना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम लोग आखिर किस ओर जा रहे हैं, अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। कभी ये भी चाहते हैं कि हमें इस तरह से अपने लाइफ को नहीं बनाना चाहिए कि किसी को उससे हानि पहुँचे, हार्म पहुँचे, यानी हम लोग को कुछ भी नहीं करना चाहिए और अपने लाइफ को इस दिशा में मोड़ना चाहिए ताकि सबको लाभ ही लाभ हो और हम लोग का समाज, हम लोग का जो देश है या पूरा वर्ल्ड है इस तरह से बन जाए जहाँ पे एक भी ग्रीन वॉर्स ना हो, ना किसी तरह का जैविक युद्ध हो, ना ही रासायनिक युद्ध हो, किसी भी तरह का युद्ध ना हो और लोगों में केवल प्यार ही प्यार हो, ब्रदरहुड हो, लव हो, यही सब हो, रेस्पेक्ट हो, ये सब बढ़े। यानी कीपिंग क्वाइट का अर्थ हो गया कि इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में अपने बारे में ही हम लोगों को सोचते रहना है, थोड़ा सा आत्मचिंतन करना है, फिर लोगों के अंदर पीस फैलानी है, यूनिटी फैलानी है और आपस में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाना है। यानी ये जो पोएम है ये ख़ास तौर पर रिलेटेड है तीन ही चीज़ पर कि लोगों में पीस एंड यूनिटी फैलाओ, अपना इंट्रोस्पेक्शन करना यानी सेल्फ एनालिसिस करना है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग स्थापित करनी है। इस पोएम से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखते हैं। मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।